बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस हीरो को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उसका ताल्लुक़ एक प्रोफेशनल, एक प्रैक्टिकल और एक एजुकेशनल फील्ड से है। और ये मैंने 3 फील्ड्स आपके सामने इसलिए बताई कि वो माशाल्लाह से इन तीनों फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद को लेकर चल रही हैं। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है लारिश चंदर तुर्शानी। अस्सलाम वालेकुम लारिश। वालेकुम अस्सलाम। लारिश कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लारिश, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि ये आपकी जूनियर हैं? सर ये हाँ बिल्कुल मेरी जूनियर है। इनका नाम क्या है? इशिका। इशिका। ग्रेट। ग्रेट। तो ये आप मेरे ख्याल से गोद में आना चाह रही है ना? जी सर। हाँ बिल्कुल, बिठाएं, गोद में बिठा लें। इशिका। हाँ दैट्स ग्रेट। आ जाओ यहाँ पे बैठो। वेरी गुड। अच्छा लारिश, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा पूरा नाम लारिश चंदर तुर्शानी है, बट आफ्टर मैरिज इट्स लारिश विनेश माधवानी। लारिश विनेश माधवानी। हाँ। अच्छा, माधवानी इज़ योर कास्ट? माधवानी हाँ इन-लॉज में कास्ट है। और वैसे तो बेसिकली अभी तक CNIC में मेरा यही नाम है, लारिश चंदर तुर्शानी। चेंज नहीं हुआ, बट आफ्टर जो शादी के बाद जो सरनेम चेंज हो जाता है तो फिर वो इसी तरह से वो ये है। ठीक है, आपका पर्सनल जो नाम है वो लारिश है? सर मेरा पर्सनल नाम लारिश है, बस वो चंदर चंदर तुर्शानी फादर का है और फिर वो हस्बैंड का। राइट। तो अच्छा, हम इस बात का स्टार्ट जो आपके इंटरव्यू का है वो हम लेंगे इशिका की एज से। आप माशाल्लाह से आपने आला तालीम भी हासिल की और आप माशाल्लाह से जॉब भी करती हैं और घर बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। जब तक मैके में थी जब भी बहुत अच्छा चल रहा था और ससुराल में भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? सर एजुकेशन स्टार्टिंग से बताऊं या? बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपकी प्राइमरी, फिर उसके बाद? प्राइमरी में तो मैं पढ़ रही थी, सेंट पीटर्स हाई स्कूल था क्लिफ्टन में। ठीक है। तब फिर उसके बाद फिर हमने शिफ्ट किया था। ठीक है। फिर मैं सेंट पैट्रिक्स में आई, मैट्रिक मेरा वहाँ से हुआ है। ओके। फिर सेंट पैट्रिक्स के बाद फिर वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। फिर मैंने KMA से अपना इंटर किया था मेडिकल में। खारादर से? हाँ खारादर वाला KMA। फिर मैं मेरी फिर फील्ड मेडिकल में थी, फिर वो चेंज हो गई, फिर मैं आ गई BCom कॉमर्स में। तो BCom फिर मैंने यहाँ से किया गवर्नमेंट कॉमर्स और कॉमर्स कॉलेज जो है PIDC के पास। अच्छा। वहाँ से फिर अभी तक वो जो कहते हैं ना कि कैरियर का अभी तक डिसाइड नहीं होता कि करना क्या है। अच्छा। फिर उसके बाद डिसाइड कि क्या करूँ। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि MBA के लिए सजेस्ट किया कि MBA करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल से हम हट चुके थे उस फील्ड से निकल के। फिर कॉमर्स में आ गई। कॉमर्स में क्योंकि उस वक्त स्कोप बहुत चल रहा था कॉमर्स में। ACCA के मैंने सोचा था, फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नहीं ये मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकती। फिर किसी ने मुझे MBA सजेस्ट किया तो फिर मैं उसके लिए गई। फिर मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया था, एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो फिर बस डिसाइड किया कि यही करना है। तो इट मीन्स कि आप जो मास्टर्स हैं आपका वो बिजनेस में है? बिजनेस में मैंने फाइनेंस में किया था। ओके, फाइनेंस में किया था। फिर तो बाय मेजर्स का हमारे पास थीसिस चल रहा था मेरा और हम इलेक्टिव्स थे। तो वो होता है कि आपको 3 पेपर्स, अगर आप किसी बाय मेजर्स करना चाहते हैं तो आपको 3 पेपर्स मजीद उस मेजर्स के देने पड़ते हैं। तो फिर आई ऑल्सो डिड HR। HR बाय मेजर्स मेरा फाइनेंस और HR में फिर इसी तरह से हो गया। फिर उसके बाद फिर PhD वगैरह का नहीं सोचा? डिसाइड किया था, पर फिर वो एंगेजमेंट का सिलसिला चल गया। फिर बस फिर पॉज लग गया कि जल्दी शादी होगी, फिर क्या करना है पढ़ के। फिर तो ये पढ़ भी बहुत जल्दी नहीं लिया लारिश आपने? सर बस जिस तरह से चलता गया, मतलब ब्रेक नहीं लिया मैंने बीच में, मेरी एजुकेशन कंटिन्यू में एक होता गया तो फिर नेक्स्ट पे जिस तरह से मतलब अब। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी फेल होने का भी नहीं, शुक्र है। कंटिन्यूस में चलती है। इस तरह से जब आपने ये सोचा कि मैं
मेडिकल की लाइन थी, मेडिकल से फिर आप कॉमर्स में आई, कॉमर्स से फिर आप मार्केटिंग उसमें फाइनेंस में आ गई, और फाइनेंस और एचआर, फिर एचआर और फाइनेंस का तो चलें कहीं कहीं आप जोड़ कर सकते हैं कि वो चल वो जाता है, इंटरलिंक ही होते हैं, बट थोड़ा सा अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। लेकिन डिफरेंट होता है। इस वक्त जो आप जो ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं वो इन फील्ड से भी हटकर है, मतलब उसमें ना एचआर वैसे नज़र आती है, ना फाइनेंस नज़र आती है, ना मेडिकल नज़र आता है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट हाँ हो गए। वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो वो आपका उसकी क्या वजह है सर? वो फिर सडनली जैसे मैंने एमबीए ख़त्म किया था, तो फिर उसके बाद इंटर्नशिप का आप ढूंढ रहे होते हो कि, तो फिर मेरी एक इंटर्नशिप हुई थी नेशनल बैंक में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मेन ब्रांच जो थी, तो वहाँ पर एक वो होता है कि आपको लेटर चाहिए होता है कि आपने इतने ड्यूरेशन की इंटर्नशिप की है, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। वो आपको शो करना होता है यूनिवर्सिटी में। तो फिर उसके लिए मैंने जो है वो की थी, अप्लाई किया था, फिर मैंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हो गया था। तो वहाँ से फिर मैंने 3 to 4 वीक जो मुझे क्राइटेरिया था कि इसको कंप्लीट करना है ताकि मुझे डिग्री मिल सके, तो फिर वहाँ से मैंने 3 to 4 वीक्स की मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। अब फिर जब इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर मेरा थोड़ा बीच में गैप आया था, फिर आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो फिर वो था कि फिर मैं जॉब की तलाश कर रही थी कि मुझे जॉब मिल जाए कहीं पे। फिर ये सडन अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान से। उस वक्त CPHC का हमारा इनका प्रोजेक्ट चल रहा था 2016 में। तो फिर मैंने वहाँ पे फिर इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पर भी हो गया था मेरा सिलेक्शन। एज ए इंटर्न ही हुई थी मैं वहाँ पे भी सेलेक्ट, क्योंकि मुझे जर्नी तो कहीं से मतलब स्टार्ट करनी थी अपनी। तो फिर यहाँ पे एज ए इंटर्न फिर मैं अपॉइंट हुई, फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती गई एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर, फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर, फिर इस तरह से फिर मेरा ये सिलसिला चलता रहा। NGO में वो बढ़ता रहा NGO में, हाँ फिर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा मेरा। मतलब बहुत आपने इस मामले में सभी आपको बहुत सपोर्टिव पाया। हाँ माशाल्लाह से। फिर मेरी एंगेजमेंट भी उस टाइम पे हो चुकी थी। अच्छा। और फिर ये था कि एंगेजमेंट हो गई तो फिर हमारे यहाँ ये होता है कि शादी भी विद इन अ ईयर कर दी जाती है। तो इस सिलसिले में फिर कहीं ना कहीं फिर पॉजेस आते गए कि कहाँ कि अब होने वाली है, तो फिर कुछ हो जाता था तो पॉज हो जाता था। कि आप स्विच भी करें तो फिर आपको इनिशियल लेवल से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है कहीं और, अगर आप जॉब करते हैं तो फिर शादी हो गई तो फिर किस तरह से मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर ये था कि यहाँ तो कंटिन्यू था। तो फिर इंगेज्ड भी थी, तो ये नहीं पता था कि शादी कब होगी। तो फिर वापस से तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता है। और फिर एक माहौल भी आपको मिलता है कि माशाल्लाह से वो एक ख़वातीन का इदारा है, तो उसमें आपको ये आसानी हो जाती है कि जो आपका बॉस है वो अगर खातून है तो आपको और ज़्यादा उसमें एक ऐसा तो नहीं होता कि काम आसान हो जाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी सहूलत मिल जाती है। मतलब आप उस वहाँ पे होके बात कर सकते हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस से पता होता है कि वो किस तरह से, वो बॉस भी आपको बहुत इजीली समझ लेते हैं और आप भी उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा लारिश, आपका ताल्लुक़ जो है वो हिंदू कम्युनिटी से है, तो पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं इंटरफेथ पे बहुत बात होती है, तो जब हम इंटरफेथ या इंटरसेक्ट की बात करते हैं, ये एक बहुत ही मतलब एक नाजुक टॉपिक होता है जिसको हम अक्सर लोग तो छेड़ते भी नहीं है इसको। बिल्कुल। तो उसूलन छेड़ना चाहिए भी नहीं, उस पर बहुत अच्छी बात करनी चाहिए। जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको इंसान डिस्कस करे और जो चीज़ें कॉमन हो उनको डिस्कस किया जाए। तो एज अ हिंदू कम्युनिटी मेंबर आपको कराची में काम करते हुए पाकिस्तान में जब आप लाइफ आपकी जिस तरह से गुजर रही, माशाल्लाह से यहीं आप पैदा हुई और यहीं आपका सारा कुछ ज़िंदगी आपकी यहीं गुजरी कराची में ही, तो आप क्या फ़ील करती हैं कि कोई मुश्किलें वगैरह तो नहीं फ़ील होती? सर मुश्किलें एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज, या मतलब उनसे हट के जो हम खाने पीने के मसले होते हैं या इन चीज़ों से हट के अगर हम एटीट्यूड वाइज लोगों का एटीट्यूड देखते हैं ना, तो उससे मुस्लिम से या किसी भी और रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं उनसे एज ए हिंदू मेंबर ऑफ सर प्रोफेशनल लाइफ में अभी जो मेरी जॉब की लाइफ चल रही है उसमें तो मुझे अभी तक ये चीज़ फेस नहीं मैंने की है, बट स्कूल लेवल से मुझे याद है, स्कूल टू कॉलेज लाइफ मुझे ये बहुत ही जो बच्चों का जो बिहेवियर होता था उस वक्त, अच्छा
कि आप लोग क्यों मानते हैं बुतों की बुत परस्ती। स्कूल में सेंट पीटर्स में जब मैं पढ़ती थी तो मेरे जो स्कूल मेट्स होते थे वो अक्सर मुझे कहा करते थे। तो ये चीज़ें मैंने कॉलेज लाइफ तक फेस की। फिर जब हम यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी में मुझे वहाँ पे क्योंकि मुझे कोई हिंदू मिला नहीं था। अच्छा। इस ना स्कूल में मिला था ना कॉलेज में, मुश्किल से मैंने नहीं अपने साथ, मेरे होंगे कहीं और पर मेरी क्लास में कोई नहीं होता था। तो मैं बिल्कुल एक अकेली होती थी। और फिर यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे पूरी गैदरिंग मिली, मेरा पूरा गैंग मिला था मुझे। अच्छा। तो वहाँ पर क्योंकि बहुत ही सिंधी कम्युनिटी के लोग थे, फिर हमारी फ्रेंडशिप हुई, बातचीत हुई, हमारा ग्रुप बना इस तरह से। और फिर यूनिवर्सिटी में मिले, फिर जॉब में मुझे कभी भी ये महसूस हुआ नहीं कि मैं एक अकेली हिंदू लड़की तो काम जो कर रही हूँ। स्कूल या कॉलेज में आपको फेस करना पड़ता था तो उसमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की थी या कम लोग थे जो इस तरह की बात करते थे? माइनॉरिटीज से मैं होती थी मेरी क्लास में, मुझे नहीं पता कि दूसरी क्लासेस में भी हिंदू पढ़ते थे या नहीं। मतलब अगर मेजॉरिटी के भी लोग थे, अव्वल तो मैं माइनॉरिटी के लफ्ज़ के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ डोंट यूज़ द वर्ड ऑफ माइनॉरिटी, इट शुड बी लेस मेजॉरिटी। उसको आप पॉजिटिव बना कर कहना, आप नेगेटिव क्यों कहते हैं? लेकिन मतलब ज़्यादातर लोगों की तरफ से, मुस्लिम लोगों की तरफ से ये एटीट्यूड होता था या बहुत कम कुछ लोग होते थे जो ऐसा करते थे? ज़्यादा होता तो फिर शायद वहाँ पे हम टिक ही नहीं पाते स्कूल में। इक्का दुक्का जो होते थे तो वो कभी हम गैदरिंग में बैठते, अच्छा तुम हिंदू हो, तुम लोग ये करते हो, किस तरह से पूजा करते हो, और ये वो उनके भी माइंड में कोई डालता। डिफरेंट थिंग वो तो एक मतलब सबका मजहब सबका अपना है ना। मेजॉरिटी नहीं करते थे बट एक दो होते थे स्कूल मेट्स जो फिर उनसे फिर हमारी दोस्ती भी नहीं हो पाती। बस ये मुझे याद है, मैं स्कूल में मैंने ये चीज़ फेस की है, फिर कॉलेज में भी मैंने ये चीज़ फेस की। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल और फिर प्रोफेशनल लाइफ में आए तो शीरो चक्कर हो गए। फिर ऐसे लोगों से फिर हम भाग रहे होते हैं यार, फिर बात भी नहीं कर रहे होते कि हटो ये फिर से शुरू हो जाए। नाज़रीन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि देखें 100 में से अगर 2 लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका असर पूरी एक कम्युनिटी पे फिर जाके पड़ता है, क्योंकि जहन में उनके यही बात आती है कि देखिए ये पूरी कम्युनिटी इसी तरह सोचती होगी। वो जैसे कहते हैं ना कि अगर एक बहुत बड़े खाने के बर्तन में आप थोड़ा सा भी जहर डाल दें तो सारे का सारा खाना ख़राब हो जाता है। तो अगर 1-2 लोग भी इस तरह की गलत बात करते हैं, देखें किसी से कोई उसके मज़हब को छोड़ने का नहीं कहता, तो हम में से कोई भी ये राइट नहीं रखता, किसी को भी ये राइट नहीं है कि हम किसी के मज़हब पर बात करें। और इस्लाम तो बड़े क्लियरली कहता है कि तेग से तलवार से नहीं फैला इस्लाम, इस्लाम बात से फैला है। लारिश हम देख रहे हैं कि आपकी माशाल्लाह से शादी हुई, अब माशाल्लाह से आपकी एक बेटी भी है इशिका के नाम से, जिसके नाज़रीन हमने आपसे शुरू में मीटिंग करवाई। आपने लारिश ये पहना हुआ है मंगल, जी सही है, मंगल सूत्र कहते हैं ना, मंगल का जो धागा होता है वो। आपके यहाँ पे वो टीका या बिंदिया भी लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं, क्योंकि हाँ मैं ऑफिस जाती हूँ तो फिर मैं ये चीज़ें नहीं अप्लाई करती भाई। ये तो मेरा होता है 24 आवर्स, मतलब तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नहीं होता ये ना लगाना, ये जो मांग में जो लगाते हैं सिंदूर? हाँ नहीं, बट ओकेजनली यू शुड, जैसे ओकेजन है तो यू शुड वेयर इट, राइट। अदरवाइज देयर इज नो, मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि ना लगाएं। नहीं, कंटिन्यूसली 24 आवर्स नहीं लगाते जो ऑफिस वर्क करते हैं। और ये तो फिर ऑफिस की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है कि मत लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है, इजाज़त होती है, आपकी मर्जी है। हाँ। अच्छा आप हम देखते हैं कि अक्सर जब बात हम करते हैं तो आपसे मेरी जब भी डिस्कशन हुई तो आप बाबा गुरु नानक की जो बात होती है वो अक्सर करती हैं। बिल्कुल। आपका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, लेकिन आप बाबा गुरु नानक को एक बहुत ऊंचे दर्जे पर माशाल्लाह से वो एक, मतलब हम कहते भी हैं कि वो एक मज़हब के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। आप एज ए हिंदू फिर उसको किस उसमें लेती हैं, मतलब उनकी जो आप रिस्पेक्ट कर रही होती हैं, एक तो रिस्पेक्ट होती है एज अ दूसरे मज़हब के बुज़ुर्ग के तौर पे, लेकिन आपको हम देखते हैं कि आप बाकायदा सत श्री अकाल या फ़तेह वाला भी कहती हैं, और आप जो है बाबा गुरु नानक के बारे में जानती भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये एक्चुअली बचपन से मैं देखती आ रही थी, मेरे दादा जो थे वो भी ज़्यादा फॉलोअर थे उसके। अच्छा। और फिर मेरे पेरेंट्स ने भी सेम फॉलो किया, तो फिर उनको देखते देखते हम भी
फॉलो करने लगे। इवन मेरे पापा जो है वो गुरबानियाँ होती हैं, वो मेरे पापा, हम रात को होता था हमारा सेशन होता था, मैं और मेरे भाई बैठते थे तो फिर पापा बताते थे। और क्योंकि वो गुरुमुखी में होती है लैंग्वेज, जी जी जी, वो सिखिज्म, वो पंजाबी जो पंजाबी लैंग्वेज होती है, तो जो फिर एक्चुअल जो ग्रामेटिकल पंजाबी, मेरे पापा जो हैं वो फिर स्टोरीज जो है गुरु नानक साहब की वो ट्रांसलेट करके, बाबा गुरु नानक की जो है वो ट्रांसलेट करके हमें पंजाबी से हमारी लैंग्वेज में सिंधी में ट्रांसलेट करके समझाते थे कि ये स्टोरी में ये चीज़ें हैं। फिर इस तरह से हम रिमाइंड करने लगे। फिर आपका इंटरेस्ट भी चीज़ों में फिर डेवलप होता है जब आप चीज़ों को जानने लगते हैं। तो इस तरह से फिर उन्होंने हमें पूरा, ये हम अपनी फैमिली को देखते हुए आए थे। तो फिर तो उनने आप फॉलो करते हुए गुरुद्वारे वगैरह जाती हैं, ग्रंथ साहब सुनती हैं उनका? अब भी मेरा शादी के बाद कम हो गया है, वरना हमारा ये था कि हमारे यहाँ गुरुद्वारा था जहाँ मैं रहती थी पहले, ली मार्केट में, वहाँ पर बागनारी टेम्पल है, वहाँ पे अंदर गुरुद्वारा है। अच्छा, दरबार है? दरबार है, और वहाँ पर हमारा अक्सर जाना होता था। अम्मी तो जाती थी सुबह भी और शाम में भी जाती थी। और संडे को वहाँ पे सुखमनी साहब होती है, तो वहाँ पे पब्लिक भी जमा होती है। चांद रात के दिन बाकायदा वहाँ पे चांद रात के भी टाइम पे वो आरती वगैरह करते हैं और पाठ होता है। अभी तक ये सिलसिला चलता आ रहा है, पर अभी जाना थोड़ा कम हो गया है। तो खालसा वगैरह जब होता है, दिन होता है उसका, बैसाखी होती है, बाबा गुरु नानक की जब पैदाइश का दिन होता है तो जाती हैं आप? वहाँ पर सेलिब्रेट होता है, स्वामी नारायण मंदिर हमारा जाना होता है। राइट, वहाँ भी दरबार पे? हाँ, वहाँ पर दरबार साहब में। राइट। और वैसे हिंदू रिलीजन में किसको आप ज़्यादा फॉलो करती हैं? फॉलो मैं बाबा गुरु नानक को ही करती हूँ, और देवी माता के मंदिर जाती हूँ, भीमपुरा में है। अच्छा, वहाँ पर भी मेरा, हाँ, ट्यूसडे को। ये देवी माता कौन सी वाली है? शेरा वाली माँ। शेरा वाली माँ, हाँ, सबसे बड़ी वही है शेरा वाली माँ। नहीं, वो उनके रूप हैं, सब मेन जो है वो शेरा वाली माँ है। शेरा वाली माँ, तो शेरा वाली माँ जो उनका असल नाम क्या है? देवी माता है? देवी माता ही बोलते हैं। शेरा वाली माँ, बहुत सारे नाम हैं, जैसे दुर्गा है, लक्ष्मी माँ दुर्गा भी उन्हीं का ही नाम है, वो सब उन्हीं के ही नाम। तो नवरात्रि में जो होती है वो माँ दुर्गा है, 9 माताओं की पूजा होती है। अच्छा, उसमें ज्यादा जो वो बहुत ज्यादा जो प्रोमिनेंटली जिक्र होता है वो दुर्गा का होता है। माता दुर्गा उन्हीं के ही रूप हैं, वो भी 9 रूप उन्हीं के ही हैं। राइट, ग्रेट, इंटरेस्टिंग है ये भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर इससे थोड़ी सी इस डिस्कशन से हम हटके आते हैं, थोड़ी सी हम एंटरटेनिंग किस्म की डिस्कशन पे, आप बचपन में कैसी थी? मतलब अभी तो आपको ये बोलते हुए भी अजीब सा लगता है कि आप बचपन में कैसी थी, अभी भी आप बचपन में ही लगती हैं। बिल्कुल, मुझे अब तो मेरी बच्ची भी हो गई, तब भी कह रहे होते हैं जब आप इतनी सी थी कैसी थी? हाँ, छोटी बहन है, तो तब मैं छोटी थी, पर बहुत ही, मैं इतना ज़्यादा वो बिल्कुल शरारती शायद घर पे होती थी, पर बाहर बहुत ही डिसेंट। स्टिल मैं अभी तक बाहर डिसेंट ही हूँ, शो नहीं होने देती कि मैं शरारती हूँ। घर पर मैं घर पे और फ्रेंड्स के साथ बहुत ही शरारती हूँ। अच्छा, बट बाहर बिल्कुल वो मतलब किस किस्म की शरारतें? फ्रेंड्स के साथ या घर पे? मतलब छेड़ना, मारना, पीटना? नहीं सर, इस तरह की शरारत। अच्छा, किस किस्म की? मतलब धक्का दे दिया? नहीं, धक्का भी हाँ शायद दिया होगा बचपन में। पानी फेंक दिया किसी? हाँ, ये फ्रेंड्स के साथ मजाक मस्ती चलती थी, पर बाकियों के साथ नहीं। थूक के भी चले जाते हैं ना कुछ बच्चे। नहीं सर, मैं थूक के नहीं। थूकना नहीं, वो बेल बजाना अक्सर होता था ना। अच्छा, वो करती थी? हाँ सर, उसमें मैं अक्सर वाकया जो है वो नाज़रीन को अपने बताता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनसे किसी ने पूछा था, उसने शरारत की बात की, तो उन्होंने कहा मैं बचपन में शरारत मेरी ये थी कि मैं बेल बजाता था, लेकिन बेल बजाने के अलावा मैं ये करता था कि कुंडी लगा देता था और कुंडी जो बल्कि ताला लगा हुआ होता था, उस ताले के ऊपर मैं थूक देता था, कुंडी के ऊपर। अच्छा। तो आकर कोई उसको खोलता था ना, बोला वो कुंडी को, तो बोला वो हाथ पे उसके वो थूक लग जाता था। वो इतनी मतलब ऐसी शरारतें करते थे। तो ये बेल बजाने वाली, तब तो मेरे ख्याल से थूक भी सूख जाती होगी। अच्छा, बेल बजाने वाली तो सब करते हैं। ये शरारत वो भी फ्रेंड्स को देखा देखी में, कहीं से जा रहे हैं, बेल पे हाथ पहुंच गया, टंग
हाँ, और करके अनजान भाग बन गए जाते और हैं जल्दी जल्दी ना। हम भाग नहीं, हम लोग ऊपर या नीचे भाग जाते थे अच्छा, सीढ़ियों पे लेकिन चढ़ अगर के। कभी पकड़ में आ गए तो अनजान बन जाते हैं। हाँ तब तो सर जानते ही नहीं है क्या हुआ अच्छा, था। तो शरारत तो आपने कह दिया कि आप नॉर्मल थी, लेकिन घर के अंदर और हाँ, दोस्तों में, घर में friends बहुत शरारती करती थी। अच्छा, खाना पकाना वगैरह और इसमें कैसी हैं आप? अच्छा बना सर लेती हैं खाना तो अब शायद अब सब जो खाते होंगे वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि मैं अच्छा, कैसा बनाती हूँ, हाँ, बट हाँ ऐसा बना लेती हूँ कि बंदा आराम से खा ले, लेता है। हाँ, तंग नहीं होता वैसा, नहीं या मुरव्वत में कुछ नहीं कहता वो? तो ये अब मुझे नहीं पता, पर खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत हुई हो कि चीला तो तुम आपके हाथ का मैंने भी खाया है। अच्छा चीला आपने खाया चीला है? वो पराठे की तरह मेरे हाँ ख्याल से वो था। चावल के आटे से हाँ, बनता है। मज़े का था वो, लेकिन मैंने इसलिए रोक लिया था कि वो चावल का था। तो सूजी, नमकीन सूजी आपने खिलाई हाँ थी, वो तो मैं मैंने आज तक खाई थी, बनाती हूँ हाँ। अपनी बेटी के लिए भी अब और रूटीन भिंडी में। का सालन जो है वो भी अक्सर स्टार्टिंग आपका, मेरी जो सब्जी से हुई वो भिंडी से ही भिंडी हुई से ही है। हुई है, लेकिन बहुत मज़े की बनाती हैं आप। थैंक यू सो मच सर। तो खाने की क्या शौकीन है आप खुद खाने सर की? खाने के मुझे पर्सनली जो है वो बिरयानी पसंद है। अच्छा, मैं लेकिन आप पनीर शौक प्योर से बगैर मीट हाँ वाला खाती हैं वेजिटेरियन ना? आप बिल्कुल वो नहीं खाती हैं। वेजिटेरियन बिरयानी। अच्छा, और सोयाबीन मुझे पसंद है पर्सनली। राइट, ये चिकन की तरह होती है जो हम खाते हैं, हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूट ऑफ चिकन। राइट राइट। और पनीर, मुझे ये तीन तो चीज़ें मुझे बहुत मेरी फेवरेट अच्छी हैं। लगती पनीर हैं। और मशरूम, स्वीट्स में? पनीर मशरूम स्वीट्स में गुलाब जामुन भी, रसगुल्ला। अच्छा, वो मूड पे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा मूड होता है कि तो गुलाब जामुन खा लिया, कभी मूड हुआ तो रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला वो चमचम जो होता है जी वो वाला ना? चमचम, हाँ। एक रसमलाई होती है जो दूध में डाल के रसमलाई खाते भी हैं, अच्छी लगती वो है। भी अच्छी लगती है। और बर्फी कैसी लगती है वो? नहीं बर्फी इतनी पसंद नहीं, अच्छा, गुलाब पसंद जामुन नहीं, रसगुल्ला अच्छा। और ये सब शौक से खाती हूँ। राइट। अच्छा, वैसे लिबास में क्या लिबास पसंद है? लिबास मेरा हमेशा से ही दुपट्टा शलवार कमीज। शलवार कमीज और दुपट्टा, वो साड़ी हमेशा वगैरह से नहीं पहनती? साड़ी नहीं, अब तक मैंने आपने मुझे गिफ्ट भी की थी पर वो मैंने अभी नहीं तक पहन सकी? नहीं। अच्छा, शायद वो आप ये सोचती होंगी कि वो आप पे जचती नहीं होगी? नहीं सर, साड़ी मैंने स्पेशली जो है वो लड़कियां शादी में अपने बनवाती हैं। अब तो खैर हिंदू नहीं, दूसरे वो सब रिलीजन में भी बनवाते हाँ हैं। साड़ी तो अब कॉमन इवन जो चीज़ हिंदू है। स्टाइल की होती है, गुजराती जी, स्टाइल की, वो भी वो बनवाते हैं बनारसी सब। टाइप की, हाँ। हाँ। पर साड़ी मैंने खुद भी नहीं बनाई। मुझे पर्सनली बस ये कंफर्टेबल लगते हैं, जो ड्रेसिंग आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है आप उसी वही को ही करते प्रेफर हैं। करते तो हैं। फैमिली में आपकी वालदा वगैरह वो पहनती हैं साड़ी? हाँ मेरी अम्मी पहले जब पहनती थी, पर अभी मैंने अपनी मम्मा को भी नहीं, हाँ कमीज शलवार ही। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आप खाना पका भी अच्छा लेती हैं और खाती भी जो है वो अच्छी वाली चीज़ें खा रही हैं, जैसे सोयाबीन आपने कहा, बिरयानी कही, सब्जी वाली, तो ज़्यादा खाती हैं या मतलब देख के तो आपको लगता है कि आप मतलब हवा गुजरी काफ़ी थी बस? नहीं सर, मैं नॉर्मल खाती हूँ, बस इतना कि बस पेट भर जाए। हाँ तो पेट इतना है कि वो मतलब हाँ सर, प्लेट से भरता है? सर दिख नहीं रहा पर मैं खा लेती हूँ ठीक ठाक। अच्छा, अच्छा, ड्रामे देखती हैं? सर ड्रामे हाँ, पर अब बहुत ही कम हो गया है। बहुत ही कम ड्रामे देखती हूँ मैं। अच्छा, सिर्फ देखती हैं या सर मतलब जैसे करती हफ्ते भी में हैं? सर करना क्या ड्रामे करती भी हैं, सिर्फ देखती सर हैं? करती नहीं हूँ, मैं देखती करती नहीं, हूँ सिर्फ सर, देखती करती हैं। हूँ हस्बैंड के साथ अच्छा। करती हूँ। सुन लें भाई, हस्बैंड सुन लें इनके, हाँ, आपके साथ ड्रामे करती हूँ। तवील दौरानी का खेल होता है या मुख्तसर होता है? तो तवील भी चल जाता है कभी, अच्छा, मुख्तसर मुख्तसर भी हो जाता है। ये भी मोहब्बत की एक निशानी होती है असल में। तो पीटीवी के कौन से ड्रामे ऐसे हैं जो आप देखे हो तो, या पाकिस्तानी दूसरे चैनल्स के? पीटीवी नहीं, मैं हम टीवी के ड्रामे देखती हूँ। अच्छा। जो मुझे अभी एग्जैक्टली नेम्स मुझे याद नहीं, जो पुराने भी गुजर चुके हैं। जैसे बीच में एक मशहूर हुआ था जिसका सिनेमा में भी फर्स्ट टाइम लगा था। अच्छा, मेरे पास तुम हो, ARY पर था वो। हाँ मेरे पास तुम हो, तो और 2 भी टके वाला जिसमें जुमला कहा था ना, हाँ खलीलुर रहमान का अभी सर मुझे याद नहीं है, पर ये जो हफ्ते में एक एक एपिसोड आते रहते हैं। हम टीवी के मैं ड्रामे ज़्यादा देखती हूँ, ARY के भी। हाँ, लेकिन जो सिनेमा पे चला था ना, वो जिसकी लास्ट किस्त चली थी, वो मेरे पास तुम हो, मेरा ये भरम है कि मेरे पास तुम हो, ये था, वो ARY पे चला था। हुमायूं सईद, आयजा खान और अदनान सिद्दीकी थे उसमें। हाँ बिल्कुल। और दूसरे भी मैंने काफ़ी देखे हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे। अभी रिसेंटली भी मैं एक देख रही हूँ। अच्छा, दोबारा भी देखा है मैंने। अभी वाला जो आ रहा है ये बख्तावर।
अच्छा, बख्तावर हम पे है ये? हाँ, ये मैं हम टीवी पे। राइट राइट राइट। तो हफ्ते में एक संडे को आता है। अच्छा, तो इजी होके देख संडे को लेती। ये है कि रात को जब सोने के टाइम पे अपना वो कोटा देख पूरा लेती करके हैं। फिर सोती हूँ। अच्छा, तो मैंने सुना था कि आपके घर में टीवी भी नहीं था जब आप शादी नहीं हुई थी आपकी पेरेंट्स के, तो आप टीवी नहीं देखती थी? सर टीवी में वैसे भी बहुत कम देखती थी, तो वो उसकी क्या ज़्यादा नहीं वजह थी, देखती टीवी थी। क्यों नहीं मैं मतलब मोबाइल वो पे किया आज था? भी मैं मोबाइल पे ही देख अच्छा, रही होती ऐसी हूँ। कोई वजह नहीं थी कि टीवी रखना नहीं है? नहीं, टीवी का नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अच्छा, पर कोई ज़्यादा मजहबी हो तो नहीं टीवी नहीं रखना? हाँ सर, पर आपने जब पूछा था ना उस वक्त टीवी खराब था। अच्छा, ख़राब था जब भी? टीवी घर पे था अच्छा, पर लेकिन वो चलता ख़राब नहीं था, था, वो आउट ऑफ बस ऑर्डर था? हाँ ऐसे ही था। वो एक फिर वो जब डब्बा था उस स्मार्ट वक्त? टीवी लगा, अच्छा। जैसे यूट्यूब पे अब बंदा जो है वो सर्च करके हाँ, देख लेता है। स्टिल मेरे राइट, घर में अभी भी दोनों वहाँ पर वो चैनल्स नहीं देख रहे होते, वो राइट। स्मार्ट टीवी चल रहा होता है वो कि जब चल जो रहा देखना होता हो यूट्यूब लगा तो के। मेरा चैनल देखती हैं आप यूट्यूब का? सर बिल्कुल, मैं देखती हूँ आपका रिक्लेम योर चैनल। लेजेंड हाँ, देखती हैं? रिक्लेम, बहुत उसमें सारे कौन से एपिसोड्स मैंने इंटरव्यूज देखे। आपको अच्छे लगे ज़्यादातर? सर इंटरव्यूज तो मैंने बहुत सारे देखे हैं। कोई एक आध ऐसा हो जो ज़्यादा अच्छा लगा हो कि ये मैंने शायद थोड़ा सुना लेकिन अच्छा लगा थोड़ा मुझे? सर वैसे तो मैंने बहुत देखे हैं। अभी उसमें माशाल्लाह से डॉक्टर बिल्किस शेख, सबीहा शाह, शेफ इरफान वास्ती हाँ, हैं, मैंने ये सारे हनीफ मोहम्मद साहब हैं जो बहुत पीटीवी के बहुत पुराने माशाल्लाह से बड़े एक्टर हैं। इसके अलावा शाहिद बादामी हैं जो हाँ, उनका भी देखा था मैंने। गुलामान अब्बास के प्रिंसिपल हैं, वसीम बादामी के भाई। जी, मैंने उनका भी तो इंजॉय करती हैं उसे आप? सर मैं देखती हूँ, मैं फुल एपिसोड कभी कभी नहीं देख पाती, कभी कभी होता है कि टाइम टुकड़े नहीं टुकड़े होता। टुकड़े में थोड़ा अपना थोड़ा इंटरव्यू करके देख देखेंगी? लिया। सर बिल्कुल देख पूरा देखेंगी? लोगों को भी दिखाएंगी? शेयर भी करूँगी। बिल्कुल शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, गाने सुनती? सर सॉन्ग अब नहीं। अच्छा, पहले सुनती थी? हाँ, पहले बहुत सारे सुनती भी थी, गुनगुनाती भी थी। जब आतिफ असलम पाकिस्तानी का, कोई पुराना गाना? अच्छा, आतिफ असलम के जब गाने बहुत ही मशहूर हुए थे तो बाकायदा हम चिल्ला चिल्ला के अच्छा, गा रहे होते थे। अब तो आदत सी है अब मुझको तो आदत सी ये वाला बहुत ज्यादा। अब तो आदत सी हो गई है। तो ख्वातीन में कोई गुलकारा वगैरह? फीमेल में हादिका कयानी को सुना है मैंने, और जो जिनका गाना मशहूर हुआ था ये आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में, नाजिया वो तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ, इवन स्कूल में हमारा, मुझे याद है, प्रोग्राम हुआ था पीटीवी में, तब नाजिया हसन की तो डेथ हो गई थी, उनके भाई आए थे हमें स्कूल, हाँ स्कूल से लेकर गया था मॉर्निंग शो में, और वहाँ पे वो आए थे, ज़ोहेब हसन आए थे। उनसे मिली थी आप? सर उस वक्त मुझे याद नहीं, पर हमारा ये था कि प्रोग्राम देख के फिर हमें स्कूल की बस में वापस जाना था, बिठा दिया था। हमें बस आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये ज़ोहेब हसन है या नहीं, उन्होंने इंट्रोड्यूस तो करवाया था ये तो, क्योंकि नाजिया हसन तो माशाल्लाह से बहुत ही मशहूर गुलकारा हैं, और उस वक्त ये था, तो हमें ये था कि सीक्वेंस से सीट्स पे बिठाया जाता था, और वो जैसे ऑडियंस में क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो माइक दिया जाता था, फिर वो सलीके से वो स्टेज पे जो बैठे होते वो तो चले जाते थे बैक स्टेज, और फिर हम अपनी स्कूल को। अच्छा, नाजिया हसन की माशाल्लाह से अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी पूरी फैमिली बड़ी जरखेज़ फैमिली थी। उनकी वालदा मुनीज़ा बसीर जो थी बहुत अच्छी होस्टिंग करती थी। ज़ोहेब हसन नाजरीन माशाल्लाह से अभी तक अल्लाह पाक उनको सलामत रखें, बहुत बेहतरीन गाते थे, बहुत खूबसूरत तरीके से गाते थे, बहुत प्यारी आवाज़ थी उनकी। आजकल आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं ऐसे सामने आ रहे ज़्यादा, और शायद उनकी एक जोड़ी भी बनी हुई थी नाजिया हसन के साथ, नाजिया ज़ोहेब एक पूरा, क्योंकि पाकिस्तानी सॉन्ग मुझे आज भी याद है कि वो उनके साथ में मैंने वीडियोस बहुत ज़्यादा उनके वो डम डम डी हो गया या तेरे कदमों को चूमूंगा और इस तरह के जो सॉन्ग थे। अच्छा, मूवीज़ देखती हैं? सर मूवीज भी अब बहुत कम। अच्छा, पहले देखती थी? हाँ, पाकिस्तानी मूवीज़ देखी हैं? पाकिस्तानी नहीं देखी। कोई हॉलीवुड की कोई मूवी? तो हॉलीवुड की तो देखी है मैंने। अच्छा, मतलब सिनेमा में जैसे ये एनाबेली, अच्छा हाँ, जो हॉरर मूवी है, हाँ, मैं शायद नाम प्रोनाउंस ठीक से कर रही हूँ या नहीं, ये और ये जो जंगल बुक निकली थी बहुत ही फेमस हुई थी, ये 3D या 4D में, वो मैंने सिनेमा में जाके देखी है मूवीज। वो उसकी मोगली वाली जो थी जंगल बुक, मोगली उसमें एक किरदार था ना, जो ये बहुत ही फेमस भी थी, बहुत ज़्यादा। एजुकेशनल जो एक्सकर्जन होते हैं उसमें भी बच्चों को ये काफ़ी ये मूवी जो है
वो उस पे दिखाई जाती है, ये सिनेप्लेक्स वगैरह जो होते हाँ, हैं ये तो मैंने उसमें स्पेशली दिखाते हैं। मूवीज जाके एट्रियम में सिनेमा देखी हुई है आपने? एट्रियम, हाँ एट्रियम में एट्रियम में देखी, देखी और है। एक भाई के साथ देखी थी, पर वो यहाँ नहीं, ओमान में देखी थी। अच्छा, वो सिनेमा राइट जंगल बुक मैंने वहाँ देखी थी, ओमान में। हाँ राइट, तो वो 3D पे देखी थी? हाँ, वो बहुत ही चश्मे 3D लगा या के। 4D उस वक्त था जब हाँ, वो हाँ, रिलीज हुई थी, राइट राइट। तो वो मैंने वहाँ देखी थी। अच्छा, आपने खाने में भी बता दिया कि आपको पसंद क्या है, मीठे में आपने बता दिया। आप मूवीज़ में जो, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज़ आपने नहीं देखी, जी। तो एक्टर्स को जानती हैं उनके? सर एक्टर्स, एक शान को सुना था नाम, और मैंने बाकायदा उनका देखा भी है एक्टिंग करते हुए। अच्छा, क्योंकि अच्छा। उस वक्त जो है एक मूवी रिलीज हुई थी जो जिसमें शान था, और वो बहुत ही, उन्होंने फर्स्ट मूवी जो बहुत ही, अब तो अच्छा, माशाल्लाह से बुलंदी। हमारी मीडिया बहुत ही शान और रीमत है ना, हाँ, बुलंदी के नाम से मूवी थी वो इनकी जो तो। बहुत ही मशहूर हुई थी कि बिल्कुल वो इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं। उस वक्त बहुत छोटी उम्र के वो थे ना साड़ी दोनों। वगैरह पहन के जब उन्होंने वो रोमांटिक टाइप वाली कोई मूवी बनाई थी, तो उसमें मेरे ख्याल से शान थे। बिल्कुल। शान जो है ये भी बहुत बड़ी फनकारा थी, नीलो उनके बेटे, रियाज शाहिद डायरेक्टर थे इनके वालिद, और वालदा वो आए मौसम रंगीले सुहाने जिन पे फिल्म आया है, वो नीलो। जरका में उन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया था, नीलो ने, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। अच्छा, अब क्योंकि हम जब जाते हैं एंड की तरफ, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि आप वो हमसे शेयर करें इंटरव्यू के दौरान, कि जो आप ये समझती हैं कि आपने कुछ ऐसी कम्युनिटी सर्विस की हो कि जो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मेरी शायद बेस्ट सर्विस में से थी, और मैं और लोगों को भी चाहूँगी कि मोटिवेट करूँ कि वो भी ये करें, या इसके जैसी अगर कोई और सर्विस कर सकते हैं तो करें। ऐसी आपको क्या लगता है? मतलब ये तो अल्लाह और इंसान के दरमियान है जी। लेकिन इंसान खुद ये सोचता है ना कि मेरे लिए, मुझे लगता है शायद ये बेस्ट है, अल्लाह को ये पसंद आएगी मेरी ये सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि मेरी बेस्ट ये है, मिसाल के तौर पे, कि मैंने एक खातून को, बूढ़ी खातून को रोड क्रॉस करवा दिया। ये एक आम कम्युनिटी सर्विस है ना। अब वो बूढ़ी खातून जो है वो राज़ी हो रोड क्रॉस करने पे, ऐसे नहीं हो राज़ी ना हो मैं क्रॉस करवा रहा हूँ रोड। तो ऐसे आप मैक्सिमम में क्या समझती हैं कि ये मेरी, वो शायद मेरी सोच ये है कि ये मेरी बेस्ट कम्युनिटी सर्विस थी? सर ऐसे तो क्योंकि मुझे काम करते हुए माशाल्लाह से 2016 से मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, और ऐसे कहीं बहुत सारे मौके भी मिले हैं कि कहीं पे मैं किसी को अगर मैं हेल्प आउट कर सकती हूँ तो मैंने किया भी है। That is also community तो service. एग्जैक्टली मुझे ये अभी याद नहीं है कि मेरी बेस्ट कौन सी, क्योंकि वो हम कहते हैं ना, नेकी करके भूल जाओ तो दरिया में डालने की बेहतर होता है। राइट। तो इस तरह से हमने बहुत सारे सेशंस भी किए हैं, और इतने सालों में बहुत सारे लोगों से हमारी मतलब मुलाकात भी हुई है, और कहीं किसी को हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। राइट। और आपका तो जो पहला जो प्रोजेक्ट था इंटर्नशिप का, वो भी मेरे ख्याल से कम्युनिटी सर्विस का ही था, जो कम्युनिटी के लिए आप काम कर रहे थे। तब तो मैं बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल मेरा नया एक एनजीओ से मैं बिल्कुल उस वक्त वाकिफ नहीं थी। और वो जो मेरा इंटर्नशिप का पीरियड था वो बिल्कुल था कि ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब हम जो स्लम्स एरिया में काम कर रहे होते हैं। मैंने कभी भी फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी किस तरह से एनजीओस में लोगों को सर्व किया जाता है, किस तरह के लोग हमसे हटकर भी और भी लोग होते हैं। इवन सीएनआईसी जिनके नहीं सीएनआईसीज, हाँ, इन पे हमने वोटर एजुकेशन दी है जगह जगह जाके। हमने इंटरफेथ हार्मोनी के हवाले से चर्चेस में डिफरेंट सेशंस करवाए हैं, इवन हिजरत कॉलोनी के चर्च में। आप भी मेरे ख्याल से उसमें होंगे शामिल। मारीपुर में हमने डिफरेंट चर्चेस और मंदिर में सेशंस करवाए हैं। तो और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मसले शेयर कर रहे होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, और वहाँ हम कर भी रहे होते हैं उनके लिए। ये सारी और तो नाज़रीन, जैसे अभी लारिश ने बात की कि इंटरफेथ पे भी इनकी वर्किंग रही है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं। आप यकीन करें कि हमें कभी भी, मुझे अपनी थ्रू आउट माई लाइफ जो मेरी रही है उसमें लारिश के साथ जो भी हमारा एक प्रोफेशनली या सोशली जो एक हमारा इंटरेक्शन रहा है, कभी फील नहीं हुआ कि एक मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बहन भाइयों की तरह, बच्चों की तरह, बड़ों की तरह हमारा उठना बैठना खाना पीना एक साथ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों को छेड़ते ही नहीं है, जिन चीज़ों से हमें लगता है कि इससे फसाद खड़ा हो सकता है तो उन चीज़ों को छेड़ते ही नहीं है। तो मेरे ख़्याल से अगर उन चीज़ों से दूर ही रहा जाए
तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एंड दिस इज़ इंटरफेथ एक्चुअली। इंटरफेथ यही होता है कि आप एक दूसरे की जो सिमिलर चीज़ें हैं उसे एक्सेप्ट करें, इस दुश्मनी में या इस मुखासमत में कि जो चीज़ें सेम हैं आप उससे भी दूर हो जाएं। तो ये बेहतर होता है कि आप कम से कम जो चीज़ें सेम हैं उसे तो एक्सेप्ट करें। अच्छा लारिश, आपने वोटर्स ऑब्जर्वर की भी एक ड्यूटी की जी, थी, एज ए लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वर मैंने उसे कैसा पाया आपने? मतलब आपने देखा लोग वोट दे रहे हैं, आपने देखा लोगों का, आपने पूरा प्रोसेस देखा था, जो इलेक्टोरल एक प्रोसेस था, हाँ वो पूरा आपने किस तरह से आप नॉमिनेशन ले रहे होते हैं, किस तरह से एक जो कैंडिडेट है वो खड़ा होता है इलेक्शन में, मुख्तलिफ पार्टी से आपने मुलाकातें भी की थी। सही है, बिल्कुल ही मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। और हमें बाकायदा इस्लामाबाद में ट्रेनिंग दी गई थी TDF आफेन वालों की तरफ से, और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा ये मेरा। हम लोगों ने एक तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से जो नॉमिनेशंस के लिए खड़े हुए थे उनसे हमने इंटरव्यूज़ किए थे। साथ में हमने सिटी कोर्ट में जाकर जो एक MP MA ने जिस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, किस तरह से वो रजिस्टर्ड कर रहा हो, हाँ, वो खुद को किस तरह से रजिस्टर्ड कर रहा होता है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम वहाँ पर एज ए कैंडिडेट गए थे खुद को रजिस्टर्ड करवाने पर। अच्छा, हाँ, एज ए डेमो करवाया गया था, हमें बिल्कुल ट्रेन किया गया था कि वहाँ पे जो है ऑफिसर्स बैठे होते हैं। अच्छा, और उनसे आप किस तरह से नॉमिनेशन पेपर अपने लिए लेंगे, किस तरह से उसको फिल अप करके किस तरह से सबमिट करवाना है, और वो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या क्या, वो सारे प्रोसेस हम गुजरे थे। मेरे ख्याल से कोर्ट के स्टाफ से भी, आपके जजेस वगैरह से भी अपॉइंटमेंट हुई थी इलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल थी, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स से हमारे इंटरव्यूज हुए थे। पार्टीज में मेरे ख्याल से आपके बहुत सारी पार्टीज के आपके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से हमारे इंटरव्यूज हुए थे, जो खड़े हुए थे इलेक्शंस के लिए, नॉमिनेट थे, उनको हमने उनके इंटरव्यूज लिए थे। और खुद एज MNA और MPA के लिए किस तरह से लोग खुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं, उस सारे प्रोसेस किस तरह से उससे वापस हो सकते हैं अगर होना चाहें। तो आपका एक खास एक वो था ना, खवातीन, हमारा ये सर्वे करना था जी। हमारा मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो वुमेन्स पे फोकस कर रहे थे हम लोग, और हमारे साथ ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल भी इसी सेम ट्रेनिंग को ले रहे थे। और वो अपने किस ट्रांसजेंडर्स को क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे होते हैं, डिसेबल पर्सन अगर खड़ा हुआ है इलेक्शंस के लिए तो उनको क्या चीज़ें फेस हो रही होती हैं। और हम जो है वुमेन को फोकस कर रहे थे, हम लिस्ट में जाके देख रहे होते कौन कौन नॉमिनेटेड है, कौन कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है, और हम उनके बाकायदा उनको पकड़ के इंटरव्यूज लेते थे कि हमारा जो ताल्लुक यहाँ से है। फिर लोग थोड़ी रिस्पेक्ट भी देते थे। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस किसी शनाख्त के बगैर जाते थे तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता था। शनाख्त बहुत ही ज़रूरी होती है, और यहाँ से बिल्कुल हमें विल पावर मिला था इस चीज़ का। You should have your identity. इलेक्शंस का वो जहाँ पे पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर जाके सर्वे करना कि किस तरह से वुमेन को ट्रीट किया जा रहा है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके लिए उन्होंने बाकायदा खास फैसिलिटी रखी है या नहीं, मतलब उनके लिए चेयर्स हैं, या लोगों का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है वहाँ के स्टाफ का उनके साथ, कि उनको क्या प्रायोरिटी दी जा रही है वोटिंग के लिए या नहीं, अगर वॉशरूम के लिए फैसिलिटीज हैं या नहीं, किस तरह से इवन एक मदर भी अगर जाती हैं, बच्चे होते हैं उनके साथ, तो वो भी किस तरीके से उससे बर्ताव करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, वो सारे हम हाँ ये सब चीज़ें देख रहे थे। और नाज़रीन, इसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा किरदार था, इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे उनका बहुत बड़ा किरदार था। माशाल्लाह से पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से फैसिलिटेट किया था और बहुत अच्छे तरीके से वो प्रोजेक्ट चलता रहा था। लारिश, हम अब एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एंड में आप जो है वो हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें, कोई ऐसा मैसेज जो आप सोचती हो कि ये मैसेज असर करेगा, तो वो आप ज़रूर नाजरीन को दें। जी ज़रूर। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई ड्रीम देखा है और उसको आप अब तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल कोशिश करें उसको अचीव करने की एंड तक, और भले फिर रास्ते में चाहे कोई भी रुकावट आए, आपको रुकना नहीं है, आप उसको किसी भी हद तक जाके अचीव करें। बहुत बहुत शुक्रिया लारिश। नाज़रीन, लारिश के मेरे ख़्याल से कहने का मकसद ये था
कि हमें जब भी कोई कुछ हासिल करना होता है, वे कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे एंड देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। तो जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। और एक उर्दू में कहा जाता है कि रंग लाती है हिना पत्थर से पिस जाने के बाद। जब तक आप उसे पत्थर से नहीं पीसेंगे वो हिना या मेहंदी रंग नहीं लाएगी। आप पत्थर जितना भी हाथ पर मलते रहें, रंग नहीं आएगा जब तक कि उसे पीसा नहीं। और एक बहुत अच्छे व्लॉगर हैं जो पाकिस्तान का भी एक बहुत प्यारा और एक बहुत खूबसूरत इमेज दे रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर हैं जिनका नाम है ल्यूक डायमंड। उनकी ये टैग लाइन बनी हुई है, वो जब अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं तो एंड में वो बाजू दिखाते हैं और उस पर लिखा होता है चेज़ योर ड्रीम्स। तो मेरे ख़्याल से बेहतरीन एक टुकड़ा होगा लारिश, आपकी ये टोटल जो आपने मैसेज दिया उसके लिए एक जुमला कि चेज़ योर ड्रीम्स, कि ड्रीम्स को हम चेज़ करें चाहे कोई भी रुकावट आए आपके सामने। क्योंकि ये अपनी मैं पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैंने कहीं पॉज कर दिया है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको पॉज ना करें, इसको कंटिन्यू रखें। और जो आप सोच रहे होते हैं फिर अंदर ही अंदर आपको ये हो रहा होता है कि नहीं हमने क्यों अचीव नहीं किया इसे। और अगर अभी अब नहीं लिया है पहले तो आप फिर से स्टेप लो और उसको कंटिन्यू करो और उस चीज़ को अचीव करो और रिफ्लेक्ट करते रहें बार बार। बिल्कुल कि क्या वजह है जो हम उस पे रुक रहे हैं, उसकी क्या वजह है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेजेस आ जाते हैं कि फिर आप रुक जाते हैं कि नहीं अब ये पॉसिबल नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से कि इसको कंटिन्यू करें तो वो पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल करने की पूरी कोशिश करें क्योंकि इम्पॉसिबल इंग्लिश में कहते हैं ना, इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल और चेंज इज ऑलवेज परमानेंट। जब भी आप काम करते हैं तो तब्दीली जो है वो परमानेंट है, बाकी कोई भी चीज़ सब परमानेंट नहीं है। आप काम करते रहेंगे, रुकावटें आती रहेंगी, आप उसे दूर करते रहेंगे और चलते रहेंगे। बिल्कुल लारिश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आई विल स्पेशली थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट, गेस्ट ऑफ माय प्रोग्राम। इट्स माय ऑनर टू बी योर गेस्ट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बट स्पेशली फॉर यू इसलिए कि माशाल्लाह से इस वक्त आप एक छोटी सी बच्ची की माँ भी हैं और एक मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना, फिर इन लॉज को मैनेज करना, फिर पेरेंट्स को मैनेज करना। सो इट्स अ ग्रेट टास्क और वो माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अगर हमारे नाजरीन में से कभी किसी ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा कमेंट में तो इंशाल्लाह आप उसे ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी इस पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया लारिश। नाजरीन, उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू भी आपको बहुत पसंद आया होगा और लारिश की जो मीठी मीठी बातें थी वो भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगले किसी प्रोग्राम में भी हम इसी तरह के किसी और मीठे मीठे से मेहमान को मदऊ करें और ऐसा इंटरव्यू करें जिसे आप एंजॉय करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। और एक जुमला जो मैं अक्सर कहता हूँ इंटरव्यू के एंड में वो ये होता है कि इस इंटरव्यू पे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो इस इंटरव्यू को शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक ये बातें पहुंची नहीं हैं उन लोगों तक ये अच्छी बातें पहुंच जाएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो जाए कि आपने ये वीडियो देख ली है, इंटरव्यू देख लिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए ज़फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।